इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया है और उस सर्कुलर के अंदर कैश के लेन देन को लेकर एक लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, या आप बोल सकते हैं जो ये आपका करंट ईयर चल रहा है इसके लिए। तो आपको वो लिमिट का ध्यान ज़रूर रखना है, चाहे आप बिज़नेस करते हो या चाहे आप बिज़नेस नहीं करते हो, क्योंकि अगर आप उस कैश की लिमिट को क्रॉस करेंगे, उस कैश की लिमिट के बाद कोई पेमेंट करेंगे या फिर उस लिमिट के बाद कोई आप अमाउंट जो है एक्सेप्ट करेंगे, कैश रिसीव करेंगे, तो वहाँ पर आपके ऊपर 100% की जो पेनल्टी है वो लगा दी जाएगी। मींस अगर सपोज़ करें 50,000 की लिमिट थी और आपने 52,000 की पेमेंट कर दी, तो उस केस में जो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी वो जितनी पेमेंट आपने एक्चुअल में की है 50,000, उतनी ही पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। तो इसलिए आप भी अगर किसी भी तरीके के इनकम टैक्स के नोटिस को अवॉइड करना चाहते हैं, इस पेनल्टी की अमाउंट को अवॉइड करना चाहते हैं, तो इस कैश की लिमिट को ज़रूर ध्यान रखें पेमेंट करते हुए और कैश को रिसीव करते हुए। तो चलिए वो क्या क्या सिचुएशन रहने वाली हैं हम डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है, अगर आप कोई कैश जो है रिसीव करते हैं उस लिमिट से ज़्यादा या उस लिमिट से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर 100% जो पेनल्टी है वो लगा दी जाएगी। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो है 2 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं कर सकता है किसी भी सिंगल पर्सन से सिंगल डे में, या फिर सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि एक इवेंट या ओकेजन से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या इवेंट है, जैसे मैरिज का फंक्शन है, तो उस केस में वो जो इवेंट चलेगा वो 3 या 4 दिन इवेंट चलेगा। तो उन 3 या 4 दिनों में जो पेमेंट आपने की होगी उसको एक सिंगल ट्रांजेक्शन ही मान लिया जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सपोज़ आप ज्वेलरी परचेज़ करने के लिए जाते हैं एक ज्वेलर के पास, और उसको आप जिस दिन आप ज्वेलरी परचेज़ करने गए वहाँ पर आप 2 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी परचेज़ कर लेते हैं और वहाँ पर उसको अगर कैश में पेमेंट करते हैं, तो वो जो ज्वेलर है आपसे कैश में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता होगा कि अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कि मैं कैश में पेमेंट एक्सेप्ट करूँगा तो मेरे ऊपर जो है पेनल्टी लग जाएगी। तो इसलिए ये 2 लाख रुपीज़ की जो लिमिट है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाली है। आपको 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का कैश जो है एक्सेप्ट नहीं करना है। सिमिलरली कई बार क्या होता है कि आप जो है गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने रिलेटिव से या फिर नॉन रिलेटिव से भी। तो रिलेटिव के केस में तो जो भी गिफ्ट होता है वो 100% टैक्स फ्री होता है। बट यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जो गिफ्ट आप रिसीव करेंगे वो कैश में नहीं होना चाहिए, और कैश में अगर है तो 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने गिफ्ट के अलावा कोई क्लोज रिलेटिव से पैसा ले लिया तो वो पैसा भी आपको 2 लाख रुपये से ज़्यादा की अमाउंट का एक्सेप्ट नहीं करना है। तो एक तो ये लिमिट हो गई कि कोई भी कैश जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो 2 लाख रुपये से ज़्यादा का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सिंगल डे में, सिंगल पर्सन से सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए। और इसके लिए जो सेक्शन बताया गया है वो सेक्शन 269 ST जो है वो बताया गया है। इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हो सकती हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए, कोई गवर्नमेंट कंपनी आ जाए, बैंकिंग कंपनी आ जाए, पोस्ट ऑफिस आ जाए, तो कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं जिनके लिए ये लिमिट जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। इसी तरीके से देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जब आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले लेते हैं उसकी जो आपको डिडक्शन है वो सेक्शन 80D के अंदर मिल जाती है। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं या नॉन सैलरीड पर्सन भी हैं तो आप अपने टैक्स की सेविंग करने के लिए ये जो प्रीमियम है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये पे कर देते हैं, जहाँ पर आपको 25,000 अगर आप नॉन सीनियर सिटीज़न हैं, वहीं अगर सीनियर सिटीज़न है तो 50,000 तक की डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। तो आप ध्यान में रखें, अगर आप इसकी डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं, यहाँ जो प्रीमियम की पेमेंट है हमेशा वो डिजिटल मोड के अंदर ही करें, कैश के अंदर ना करें, क्योंकि अगर आप कैश के अंदर ये प्रीमियम की पेमेंट करेंगे तो वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी इनएलिजिबल हो जाएगी, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से देखिए क्या होता है, सेक्शन 269SS और सेक्शन 269T हैं जो ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है कैश के अंदर 20,000 रुपीज़ या फिर 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा का लोन या डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सिमिलरली जब वो लोन की पेमेंट करने जाता है तो लोन की पेमेंट करते हुए भी उस लोन की जो वो रीपेमेंट करने जाएगा या डिपॉजिट की रीपेमेंट करने जाएगा तो वो जो अमाउंट होगा वो 20,000 से ज़्यादा का जो है कैश में पेमेंट नहीं कर सकता है। तो लोन को देना और लोन को लेना दोनों ही केस में जो लिमिट बताई गई है वो 20,000 की लिमिट बताई गई है। कैश में आप 20,000 से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते हैं या लोन नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से ये जो लिमिट है कैश की 20,000 रुपीज़ की, ये आपकी बाय और सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाएंगे या सेल करने जाएंगे तो जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है वहाँ पर आपको जो भी आपको अमाउंट रिसीव होगा उस अमाउंट के अंदर
₹20,000 से ज़्यादा का अमाउंट आपके पास नहीं होना चाहिए कैश में। मीन्स आप जो पैसा रिसीव करेंगे वो सारा डिजिटल मोड में ही रिसीव करने की कोशिश करें। और वैसे भी देखिए 20,000 की लिमिट कोई लिमिट होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं भी आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो कैश के ट्रांजैक्शन है उनको ख़त्म करना चाहती है और सारे ही ट्रांजैक्शन जो है डिजिटल मोड में लाना चाहती है, क्योंकि जो कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं इनको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगी, जैसे गवर्नमेंट के केस में, बैंकिंग कंपनी के केस में, आप बोल सकते हैं बैंक्स के केस में, पोस्ट ऑफिस हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, तो ये कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि इन सेक्शंस के अंदर बताए गए हैं। तो देखिए, अब देखिए अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो ये जो लिमिट बताई गई थी वो तो लिमिट हैं जो हर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, बट जो ये मैं सेक्शन की मैं बात करूँगा, सेक्शन 40A3 की, ये जो लिमिट है ये हर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये केवल उन्हीं पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होगी जो कि बिज़नेस करते हैं या फिर प्रोफेशन के अंदर हैं। तो जब आप कोई बिज़नेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं और उस बिज़नेस या प्रोफेशन के अंदर आप कोई खर्चा कर देते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं, जहाँ पर आप उस एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर देते हैं और जो पेमेंट होती है वो ₹10,000 से ज़्यादा की होती है सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, तो उस केस में फिर क्या होता है, वो जो एक्सपेंडिचर है आपका वो डिसअलाउड कर दिया जाता है। तो डिसअलाउड करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है और उस प्रॉफिट के ऊपर फिर आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं ये जो 10,000 की लिमिट है, अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं तो ये जो लिमिट है 10,000 की उसको 35,000 कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर ये तो बात हुई एक्सपेंडिचर की, इसी तरीके से अगर आप उस बिज़नेस के अंदर कोई फिक्स्ड एसेट भी परचेज़ करते हैं तो उस फिक्स्ड एसेट के अंदर भी आप उस फिक्स्ड एसेट को परचेज़ करने के लिए 10,000 से ज़्यादा की कैश में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो जो फिक्स्ड एसेट होगी उसके ऊपर जो आप डेप्रीशिएशन क्लेम करते हैं उस डेप्रीशिएशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो डेप्रीशिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा तो डेप्रीशिएशन आपका एक्सपेंस होता है, तो उस केस में भी फिर आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ये जो लिमिट है दोस्तों ये केवल ऐसे पर्सन के लिए है जो बिज़नेस और प्रोफेशन करते हैं। आप एक लेमैन है, सैलरीड पर्सन है, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आपकी कोई भी इनकम हो सकती है बट आपकी बिज़नेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है, मीन्स आप बिज़नेस या प्रोफेशन नहीं करते हैं, तो फिर ये लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। सपोज़ आप घर का कोई सामान लेके आ जाते हैं मार्केट से, या फिर कोई आप घर के लिए कोई टीवी, फ्रिज या कुछ भी खरीद लेते हैं और वहाँ पर आप जो है 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो लिमिट है 10,000 की ये केवल बिज़नेस और प्रोफेशन के लिए है। तो देखिए आगे हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80G और GGC की। तो सेक्शन 80G के अंदर और सेक्शन 80 GGC के अंदर क्या करता है, आप डोनेशन देते हैं। सेक्शन 80G के अंदर आप कुछ फंड्स को या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, वहीं सेक्शन 80 GGC के अंदर आप क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है डोनेशन देते हैं। तो ये जो डोनेशन आप देते हैं, देखिए यहाँ पर भी यही बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर कोई डोनेशन देते हैं कैश में और वो जो कैश आपने पे किया है वो 2,000 से ज़्यादा का पे किया है, तो उस केस में यहाँ पर वो जो डोनेशन आपने दी है उसको भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। मीन्स ये आप जो डोनेशन की पेमेंट करते हैं उससे आपकी जो इनकम है वो कम हो जाती है और आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। बट अगर आपने ये डोनेशन पे करनी है दोस्तों तो आप हमेशा इसको डिजिटल मोड में ही पे करें, RTGS करें, NEFT करें, चेक से पेमेंट करें, नेट बैंकिंग से पेमेंट करें, बट जो है कैश में इसकी पेमेंट नहीं करें। कैश में अगर आपको पेमेंट भी करनी है तो आप केवल 2,000 से नीचे ही इस अमाउंट को रखें, क्योंकि 2,000 से ज़्यादा की आप पेमेंट करेंगे तो उस केस में फिर वो डिसअलाउड हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये कुछ लिमिट थी कैश की जो कि आपको ध्यान में रखकर चलनी है अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके का इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास ना आए या किसी भी तरीके की जो पेनल्टी है वो आपके ऊपर इम्पोज नहीं की जाए। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।